वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। तो गुज़िश्ता से पेवस्ता कोई सवाल अगर आपके पास है तो मुझे बताइए। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, कर सकते हैं। ठीक, तो सवाल क्या था? अच्छा, हो सकता है, उसमें इशू नहीं है। आप कोई भी एग्रीमेंट किसी चैरिटी के लिए, किसी और मकसद के लिए भी कर सकते हैं। कोई और सवाल, कोई और परेशानी? इस साइड से कोई सवाल, इस साइड से कोई सवाल? इतना ओपन प्लेग्राउंड ना दें मुझे, फिर मैं सवाल पूछूंगा। मैं पूछ लेता हूँ। अगर हम लोगों ने डिफाइन करना हो प्रॉमिस को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? फिरोज भाई, प्रॉमिस को डिफाइन कर दें, बगैर देखे डिवाइस को आपने डिफाइन करना। चलो, तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं। मिस, प्रॉमिस को डिफाइन कर दें। Signifies his assent to the other person, then the proposal is said to be accepted. Accepted, proposal is said to be accepted. तो प्रॉमिस के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं? दो पार्टीज होती हैं। क्या नाम होता है? एक ऑफरर और एक प्रॉमिजी। एक ऑफरर और एक प्रॉमिजी। एक का ओ से स्टार्ट हो रहा है, एक का पी से स्टार्ट हो रहा है। कल ऐसी बात तो नहीं थी। ये ऑफरर ऑफरी बोलो, या प्रॉमिजर और प्रॉमिजी बोलो। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं मुझे इक्वेशन बना के दें प्रॉमिस की, तो क्या बनेगी? प्रॉमिस की प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस से अगर मुझे बनाना हो एग्रीमेंट, तो उसमें क्या ऐड कर दूं? कंसिडरेशन। और अगर मुझे बनाना हो कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट में मैं अगर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी का तड़का डाल दूं तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा, मैं एक जुमला बोलूंगा, मुझे आप लोगों ने बताना है ये मैं ठीक बोल रहा हूँ ये नहीं। हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं, पक्की बात है? एक और बोल रहा हूँ, हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। बस, अगर आपको ये डिफरेंस समझ आ गया, इट मीन्स कि कल का लेक्चर आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। आज ऑफर के बारे में बात करते हैं। ऑफर किसे कहेंगे? क्या होती है ऑफर? अभी छोटे सामने का लिखा हुआ है, सामने आओ, स्टेज पे आओ। मैं आपको ये ब्लैक मार्कर बेचना चाहता हूँ, और ये डॉलर वालों का है, इस पे ड्राई इरेज लिखा हुआ है। ये मैं आपको दूंगा 30 रुपए का। क्या आप ये मार्कर लेना चाहेंगे? ठीक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। मैंने भी क्या किया, मैंने कहा कि मैं आपको ये ब्लैक मार्कर, जो कि बोर्ड मार्कर है, जिस पे ड्राई इरेज लिखा हुआ है, डॉलर वालों का है, ये मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा? ये इन्होंने कहा कि ये परचेज करेंगे, और कितने का था? 30 रुपीज का था। अब when one person signifies to another, when one person signifies to another his willingness to do, यानी कि मुझे ये मार्कर बेचना है, आई एम विलिंग टू सेल दिस मार्कर with a view to obtain the assent। इसकी assent हासिल करनी थी। किसकी? इसकी। assent क्या होती है? कि ये मानता है या नहीं मानता? assent of that other। other कौन है? ये। to such act,
यानी कि अगर ये मानता है कि ये मेरे से मार्कर खरीदेगा और इसने मान भी लिया, इट इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, मैंने इसको प्रपोजल दे दी। अब इसके ऊपर है कि ये माने या ना माने। एक सेकंड, आप में से सेकंड नोशी कौन करता है? कभी तो ऐसे नहीं हो सकता, ट्राई कर लेते हैं, आ जाओ। मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा कैमरे के सामने, दूंगा नहीं वैसे, मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा कैमरे के सामने, मगर तुम्हें मेरे लिए काम करना है। यू आर ड्रॉपिंग द सिगरेट्स, यू शुड बी एब्सटेनिंग फ्रॉम स्मोकिंग। क्या तुम मेरी ऑफर मानते हो? इलीगल है, सिगरेट पीना इटसेल्फ इलीगल है। तो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ये बात तो सही है। हाँ, तो ये एथिकल है पीना? नहीं 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 नहीं, सिगरेट पीना एथिकल है, सिगरेट पीना एथिकल है। मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि तुमने सिगरेट नहीं पीना। आई एम एब्सटेनिंग यू फ्रॉम स्मोकिंग, जिसके लिए मैं इसको एक कंसिडरेशन पे कर रहा हूं। तो समझाना ये चाह रहा हूं कि ऑफर कैन बी टू डू समथिंग एंड इट कैन बी टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। किसी काम का करना या किसी काम का रोकना, उसके बदले अगर आप कुछ पे कर रहे हैं और वो इसलिए पे कर रहे हैं ताकि आप दूसरी पार्टी से उसकी असेंट ले सकें कि वो काम करेगा या उस काम से रुक जाएगा, ये क्या कहलाती है? ऑफर। तो ऑफर कैन बी, आसान अल्फाज में, ऑफर कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। एक और मिसाल ले लेते हैं। मैं सिक्योरिटी गार्ड से कहूं कि हम तुम्हें 50,000 रुपये देंगे महीने का, तुमने एक काम करना है, यू आर एब्सटेन्ड फ्रॉम स्लीपिंग। अलाउ है, उसका काम यही है। तो मैं उसको पैसे क्यों दे रहा हूँ, ऑफर क्यों दे रहा हूँ? ताकि वो सोए ना। इसी तरह कॉलेजेस टीचर से कभी कभी कहते हैं कि सर बेशक ये बैच आप हमारे पास ना पढ़ाएं, ये सेशन हमारे पास ना पढ़ाएं, मगर आपने दूसरे कॉलेज नहीं जाना, इसके लिए भी हम आपको पैसे देने को तैयार हैं। तो बेसिकली उस टीचर को पैसे क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज ही इज बीइंग एब्सटेन्ड फ्रॉम गोइंग इनटू अनदर कॉलेज। तो ऑफर कैन बी टू डू समथिंग एंड इट कैन बी टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। और हमने क्या हासिल करनी है? उसकी असेंट। असेंट ऑफ व्हाट? ऑफ दैट एक्ट या उसकी एब्सटेनेंस। डेफिनेशन एक दफा जल्दी से पढ़ लें। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that person to such act or abstinence, he is said to make a proposal. तो proposal का दूसरा नाम क्या होता है? Offer. यहाँ तक क्लियर है? हम लोगों ने कल कहा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें 7 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो 7 के नाम बता सकते हैं? पहला क्या था? ऑफर। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? कंसिडरेशन। उसके बाद क्या था? फ्री विल। उसके बाद क्या था? कॉम्पिटेंसी। उसके बाद क्या था? कि वो एक्सप्रेसली वॉइड ना हो और एक लीगल या वैलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
तो ये हैं वो 7 इंग्रेडिएंट्स जिन्होंने मिल के एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। हर इंग्रेडिएंट अपने अंदर भी मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट से मिलके बना है। जैसे ये ऑफर है ना, अब ये ऑफर कब वैलिड ऑफर बनेगी? ये ऑफर कब वैलिड ऑफर बनेगी? लॉ कहता है कि इसके भी कोई 5 के करीब इंग्रेडिएंट्स हैं। एक ऑफर मेरी कब वैलिड ऑफर बनेगी? पहली चीज, ऑफर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। क्या मतलब इसका? ऑफरर अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। कल हम लोगों ने एक बात देखी थी, मिनिमम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 2। इसका मतलब है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप करने के लिए मुझे मिनिमम 2 लोग चाहिए, एक मुझे ऑफरर चाहिए और एक मुझे ऑफरी चाहिए। तो अगर मैं शीशे के सामने आऊं और कहूं कि हाँ मैं अपने आप को ये मारकर बेचूंगा, तो लोग समझेंगे पागल हो गया। एक पैसे मैं जेब से निकाल के जेब में डाल लूं, पागलपन है। तो ऑफरर कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। इसका मतलब यह है कि देयर शुड बी एन ऑफरी, देयर शुड बी अनदर पार्टी विद द नेम ऑफरी। दूसरी शर्त, ऑफर शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट। अभी मैंने सभी को कहा था कि मैं तुम्हें ये बोर्ड मारकर बेचूंगा जिस पे क्या लिखा है? ड्राई इरेज। जिस पे लिखा है कि किसका है? डॉलर का। और कितने का है? मैंने 4-5 निशानियां डाली हैं, मैंने उसको ठोस बनाने की कोशिश की है, उसको सर्टन बनाया कि भाई ये वाला मार्कर है, ये वाला नहीं है। कौन सा है? ये वाला मार्कर है। तो जब भी आपने किसी बंदे को ऑफर करनी है तो वो ऑफर ऐसी होनी चाहिए कि वो सारी खसूसियात दूसरे बंदे तक कम्युनिकेट हो जाएं, जिससे दूसरी पार्टी इस पोजीशन में आए कि वो ठीक फैसला कर सके कि क्या उसने उसको एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना। तो इट शुड बी सर्टन एंड डेफिनेट। एक और मिसाल ले लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि मुझे पीले रंग के फल ला के दो, तो क्या ये सर्टन बात की है मैंने? क्यों सर्टन बात क्यों नहीं है? कोई भी हो सकता है। इट कैन बी बनाना, इट कैन बी मैंगो, इट कैन बी खरबूजे की इंग्लिश क्या होती है? मेलन। अगर मैं कहूं कि मुझे लाल रंग के फल ला के दो, इट कैन बी एप्पल, स्ट्रॉबेरी, अनार हो सकता है। तो ये सर्टन और डेफिनेट नहीं है। इसी तरह मैं तुम्हें मारकर बेचूंगा, प्राइस क्या होगी पता नहीं। क्या मैंने ठोस बात की है? नहीं, मैंने प्राइस को सर्टन या डेफिनेट नहीं किया। मैं तुम्हें कोई सा भी मारकर बेच दूंगा, इज इट सर्टन? नो। मेरे पास शोरूम के अंदर 4 गाड़ियां खड़ी हैं और मैं ऑफर कर रहा हूं कि आओ और मेरे से गाड़ी खरीद लो 10 लाख की। अब कौन सी वाली बेचनी है इसका मुझे पता नहीं है, तो ये भी सर्टन और डेफिनेट नहीं है। कंपनी सेम हो, स्टिल हर गाड़ी का अपना मॉडल नंबर होता है, अपना चेसिस नंबर होता है, अपनी कंडीशन होती है, तो फर्क है। अगर मैं आपसे कहूं कि आओ और आके बिजनेस लॉ की क्लासें ले लो, किस टाइम पे लो ये भी नहीं बताया, कितने बजे होगी ये भी नहीं बताया, 4 डेज वाली है, 5 वाली है, 3 वाली है ये भी नहीं बताया, कहां से पढ़नी है, किससे पढ़नी है ये भी नहीं बताया। तो अगेन दिस इज नॉट सर्टन एंड नॉट डेफिनेट। तो 2 शर्तें कौन सी हैं? पहली शर्त क्या है? देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, और ऑफर क्या होनी चाहिए? इट शुड बी सर्टन एंड डेफिनेट। यहां तक क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा, ऑफर को हम बीइंग एन ऑफरर अगर चाहें तो कंडीशनल बना सकते हैं। क्या मतलब है? मैं अगर चाहूं तो अपनी ऑफर के अंदर कोई ना कोई कंडीशन ऐड कर सकता हूं,
और अगर मैं कोई कंडीशन ऐड कर रहा हूं तो दूसरी पार्टी को वो कंडीशन मनोअन माननी पड़ेगी। व्हाट इज मनोअन? एज इट इज, एज इट इज। एक मिसाल दे देते हैं। मैं आपसे कहूं कि यार मुझे आपको ये 4 मार्कर बेचने, शर्त ये है कि मुझे आपने रिप्लाई करना है ईमेल के ऊपर कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या आप रिजेक्ट कर रहे हो। आपको ये मार्कर चाहिए थे, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, मगर वो एक्सेप्टेंस आपने मुझे दी है खत के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या किसी और मोड ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। मैंने डिमांड क्या की थी? ईमेल। बट आपने क्या किया? कोई और मोड ऑफ कम्युनिकेशन अडॉप्ट कर लिया। क्या आपने मेरी कंडीशन का एहतराम किया? नहीं। तो क्या मुझे आपकी इस एक्सेप्टेंस का एहतराम करना चाहिए? हाँ, बताता हूं। अगर लॉ कहता है अगर दूसरा बंदा राजी है मगर उसने आपकी कंडीशन एज इट इज पूरी नहीं की, तो अब आपके पास एक ऑप्शन आ गई, मेरे पास एक ऑप्शन आ गई। या तो मैं बिल्कुल ही उसको रिजेक्ट कर दूं, कूड़े में डाल दूं कि नहीं यार इसने मेरी बात ही नहीं मानी, तो आगे जाके भी ये बात मेरी नहीं मानेगा, आई एम आउट। दूसरा केस, आपकी इस एक्सेप्टेंस को मैं दरगुजर कर दूं और मैं आपको ये मार्कर बेच दूं। तो पॉइंट ये है कि आप अगर अपनी ऑफर में कोई कंडीशन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, दूसरी पार्टी को उसको एज इट इज मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानती तो फिर मेरे पास बीइंग एन ऑफरर ये राइट होता है कि अगर तो इसकी एक्सेप्टेंस कबूल करनी है तो कर लूंगा, नहीं करनी है तो नहीं करूंगा। भाई इन्होंने ये कहा कि सर मैं आपको ईमेल नहीं कर सकता, मैं इस वक्त अमेज़न के जंगलों में हूं, वहां में नेट नहीं आता, मगर मुझे कबूल है तो मैं आपको खत लिख के भेज रहा हूं यहां से। जैसे ही आपको मेरा खत मिले समझ जाइएगा कि ये ईमेल के मुतरादिफ ही है, चूंकि मैं फंसा हूं तो मैं आपको ईमेल नहीं कर सकता। तो इन्होंने एक रीजन दे दिया। अब इस रीजन के ऊपर मैं चाहूं तो एग्री हो जाऊं, चाहूं तो एग्री ना हो। तो इनकी इस एक्सेप्टेंस को हम एक नाम देते हैं, ऑल्दो ये नाम किताब में नहीं मिलेगा, इसको हम कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या कहेंगे इसको? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। एक ऐसी एक्सेप्टेंस जो कि मनोअन नहीं मिली, इसमें कोई ना कोई कंडीशन थी जो इन्होंने पूरी नहीं की। अब बॉल मेरे कोर्ट में है, चाहूं तो मान लूं, चाहूं तो ना मान लूं। यहां तक क्लियर है? पक्की बात है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इस साइड से करते हैं। मैंने आपको गाड़ी बेचनी है, लेना पसंद करेंगे? सादा एक्टिव हो गया, इसे गाड़ी में पैसे हैं या नहीं है मेरे पास? इस वक्त अकाउंट में कितने पैसे हैं? काफी काफी ज्यादा हैं। कोई 10 लाख होगा, डन, तो ट्रांसफर कर दे। अच्छा, सीन ऐसा है कि मेरे पास एक 10 लाख में गाड़ी कौन सी मिलेगी सेकंड हैंड? ये भी सवाल है। मैं ऐलान कर लेता हूं, तो फिर पैसे बढ़ा लेते हैं। कोई 50 लाख है तो गाड़ी कौन सी आएगी? सिटी आ जाएगी। मॉडल बताएं, सर्टन बनाए ना उसको। 2020-21 मॉडल गाड़ी मैं आपको बेचना चाहता हूँ 50 लाख रुपए की, और आपने कहा डन सर, मैं आपसे वो गाड़ी खरीद लूंगी। साथ ही आपने एक जुमला लिख दिया। जुमला क्या था? कि मैं आपको अभी 30 लाख दे रही हूं, बाकी 20 लाख मैं 5-5 करके 4 किस्तों में आपको अदा कर दूंगी। जरा ये बताइए, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है या नहीं है? क्या मैंने गाड़ी किस्तों में बेचने का कहा था? नहीं। नॉर्मल अगर कोई बंदा चीज बेचने जाए तो अज्यूम क्या किया जाता है कि वो सारी पेमेंट वन गो में होगी, किस्तों में नहीं होगी।
तो अगर इन्होंने अपनी तरफ से ही किस्तें ऐड कर दी तो मेरे पास कौन सी एक्सेप्टेंस आई? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आई। चाहूं तो एग्री कर लूं, चाहूं तो कहूं बीबी तू रहने दे, तेरे बस की गल नहीं है। समझ आई यहां तक? ओके। मगर एक चीज और, अगर आपने कोई स्पेशल टर्म रखनी है ना, तो ये नहीं है कि आप बस अपने दिमाग में रख लें, उसको वो स्पेसिफिकली कम्युनिकेट भी करनी है। उसको बताना है कि भाई ये शर्त मैंने रखी हुई है, उस ऑफर में उस शर्त को वाजिया करके भेजना है, उस ऑफर में उस शर्त को वाजिया करके देना है कि भाई ये मैं शर्त रख रहा हूं, ताकि उस तक वो शर्त भी कम्युनिकेट हो जाए। डन। चौथी शर्त, कम्युनिकेशन। कुछ समझ आया? नहीं? कुछ समझ आया? नहीं, मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये क्लास पढ़ाऊंगा, समझ आया? मैं आपको ये गाड़ी बेचना चाहता हूं। तो मैं आवाज आ रही है? वो वहां पे आवाज आ रही है ना? ठीक है। मैं आपको ये गाड़ी बेचना चाहता हूं, क्या आप मेरे से ये गाड़ी 50 लाख की लेंगे? नहीं पहुंची। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मैं इतना आस्था अगर बोल रहा हूं कि आप तक आवाज ही नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि मेरे ऑफरी तक वो चीज कम्युनिकेट ही नहीं हुई है। तो जब वो चीज कम्युनिकेट ही नहीं हुई है, तो क्या वो उस पोजीशन में होगा कि वो हाँ या ना कर सके? नहीं होगा। तो ऑफर अगर आपने करनी है तो वाजिया वाशगाफ अल्फाज में जरा ऊंचा बोल के करनी कि भाई मैं तुम्हें ये चीज बताना चाह रहा हूं। और अगर आप लिख के कर रहे हैं तो फिर उस तक वो चीज पहुंचनी भी चाहिए। अगर आप लेटर के थ्रू कर रहे हैं, थ्रू पोस्ट कर रहे हैं, तो वो कब मानी जाएगी? जब लेटर दूसरी पार्टी तक पहुंच जाएगा। जब लेटर दूसरी पार्टी तक पहुंच जाएगा। और ये कम्युनिकेशन कैन बी एक्सप्रेस एंड इट कैन बी इम्प्लाइड। ये बात हम कल कवर कर चुके हैं। यहां तक क्लियर है? एक सवाल करता हूं आपसे। 1 जनवरी को मैंने ऑफर का लेटर बनाया, 3 जनवरी को मैंने ये पोस्ट किया, 5 जनवरी को ये ऑफरी तक पहुंच गया। मेरी ऑफर कब कम्युनिकेट हो रही है? या कम को, 3 को, या 5 को? पक्का? बस ये चीज ध्यान में रखनी है। इफ ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, its communication will complete when the letter reaches offering। reaches offering, ये नहीं कहा कि वो खोल के पढ़ेगा। जब उस तक खत पहुंच जाए, जब डाकिया जिस दिन खत पहुंचा दे, इट मीन्स कि उस दिन आपकी ऑफर कम्युनिकेट हो गई है। डन। नीचे वाले पॉइंट को फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूं, इसको एंड पे करेंगे। यहां तक पूरा? क्या हमें ये डेफिनेशन क्लियर है? क्या हमें ये पॉइंट्स क्लियर है? क्या ये वाला पॉइंट भी क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? पक्की गल? एक ऑफर कब कब लैप्स हो सकती है? लैप्स कहते हैं खत्म होने को। एक ऑफर कब कब लैप्स हो सकती है, यानी कि खत्म हो सकती है? छोड़ दो सामने क्या लिखा हुआ है, आपसे पूछता हूं, एक ऑफर कब खत्म हो जाएगी? अगला बंदा रिजेक्ट कर दे। मैंने ऑफर की, आपने कहा सर पैसे ही नहीं है, मैं गरीब हूं, तो मैं इसको कबूल नहीं कर सकती। कब खत्म होगी एक ऑफर? जो चीज उस ऑफर में थी, दूसरी पार्टी ने उसको कबूल एज सच नहीं किया। जो कंडीशन डाली थी उसने कबूल ही नहीं किया। अब यहां पर आ जाते हैं, हमने एक ऑफर खत्म करनी है, कब कैसे उसको खत्म करेंगे? छोड़ दे सामने क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, भूल जाए, बताएं। उसको, वो तो हो गया ना, उन्होंने उसको कर दिया, रिजेक्ट हो गया।
जब कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पूरा हो जाए, इसी बात से एक पॉइंट निकालता हूं। मिस ने कहा था कि एक बंदे ने ऑफर की और उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खत्म हो गई। अगर वो बंदा एक्सेप्ट कर ले तो क्या ऑफर रहेगी? एक्सेप्टेंस हो गई है ना, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। तो एक्सेप्ट करने से भी खत्म, रिजेक्ट करने से भी खत्म। और अगर कोई कंडीशन ऐड की है और वो कंडीशन मनोवन नहीं मानी गई, तो याद है वो ऑफर अगर मैं चाहूं तो खत्म कर सकता हूं। आगे चलते हैं, कोई और पॉइंट अगर जहन में आ रहा हो। ऑफर पे ट्रस्ट ही नहीं है, हमें वो बंदा सही नहीं लग रहा, वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ठीक है हम उसकी ऑफर पे सही सही रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरा बंदा उससे बेहतर काउंटर ऑफर कर दे, बेहतरीन बात, दूसरा बंदा काउंटर ऑफर कर दे, और वो खुद भी कर सकता। अगर ऑफरर चाहे तो उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले वो अपना रेवोकेशन कर देगा, भाई अभी तक ये खत तुम तक नहीं पहुंचा मगर मैं उसको खत्म कर रहा हूं। और डेथ हो जाए, आपने फटाफट से देख के बता दिया, डेथ हो जाए, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। आइए देखते हैं किताब क्या कहती है। किताब ने कहा ये कुछ बातें। नंबर 1, रेवोकेशन ऑफ ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। क्या मतलब इस लाइन का, कि आप रिवोक कर सकते हैं मगर एक्सेप्टेंस से पहले पहले, क्योंकि वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस, और उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस हो भी गई तो जो मेरी इनिशियल ऑफर थी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, लैप्स कर जाएगी। दूसरी चीज, नॉन एक्सेप्टेंस या एक्सप्रेस रिजेक्शन बाय द ऑफरी, रिजेक्ट कर दिया, माना ही नहीं, जिस आपने कहा कि सर मैं मानने को तैयार नहीं हूं, तो कहानी खत्म हो गई। और पॉइंट 4 क्या है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर, ये वही बात आ गई है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वाली। ये और ये क्लियर है, यानी कि पर्पल, डार्क ब्लू शायद कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, एंड ऑरेंज क्लियर है, ओके। जरा लाइट ब्लू पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। कभी रिक्शा कराया, क्या कभी रिक्शा वाले के साथ नेगोशिएशन की है? डेफिनेटली की होगी, खवातीन है तो वो कहां बाज रहती है नेगोशिएशन से। तो क्या होता है, भैया मुझे अनारकली जाना है, 200 रुपया दूंगी, चलोगे? बाजी गैस बहुत महंगी हो गई है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं नहीं जा सकता, मैं 300 रुपये से कम नहीं लूंगा। नहीं नहीं 300 बहुत ज्यादा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, 250 रुपये से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी, चलो बाजी बैठो चलते हैं। अब इसी मिसाल को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। बहन ने 250 रुपया, सॉरी बहन ने 200 रुपया खर्च करके कहां जाना था? इसमें ऑफरर कौन और ऑफरी कौन? ऑफरर कौन था? बहन ऑफरर है, रिक्शे वाला कौन है? ऑफरी। और ऑफर क्या है? 200 रुपया खर्च करके कहां पे? अनारकली जाना। रिक्शे वाले ने क्या कहा? 300 लूंगा। रिक्शे वाले ने आपकी 200 की ऑफर को क्या कर दिया? काउंटर कर दिया। एक ऑप्शन है कि वो कहे मुझे जाना ही नहीं है, तो वो क्या है? वो ये है, मगर वो जाने को तैयार है, मगर उसने कहा कि 200 रुपया बहुत ही कम है, मैं क्या लूंगा? 300 रुपया लूंगा। तो ये क्या है? आपकी काउंटर ऑफर। अब जब उसने कहा 300, तो सोच के बताइएगा, इसके 300 कहने पर क्या ऑफरर और ऑफरी अपनी जगह पे कायम है या स्वैप हो चुके हैं? स्वैप हो चुके हैं। अब 300 की ऑफर वो मुझे दे रहा है, अब ऑफरर मैं नहीं हूं, ऑफरर
वो रक्षे वाला है, और पहले ऑफरी कौन था, वो, अब कौन है, मैं, और मैंने उसके 300 पे काउंटर कर दिया क्या, 250 का, तो अब फिर से पार्टी स्वैप, अब मैं कौन हूं, ऑफरर, वो कौन है, ऑफरी। दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। सर ऊंची बोला, बोल ले, तू रक्षा वाला तो नहीं, अच्छा ऊंची बोल। होगी, मगर क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ काउंटर ऑफर। अच्छा, अब इससे होता क्या है, जो मेरी ओरिजिनल ऑफर थी वो कौन सी थी, फिरोज भाई, ओरिजिनल ऑफर मेरी कौन सी थी, 200 की थी, क्या वो ऑफर अब कायम है, अब जो भी होगा 200 से ऊपर ही होगा। तो काउंटर ऑफर जब हो जाए तो जो इनिशियल ऑफर होती है, जो ओरिजिनल ऑफर होती है, वो क्या हो गई है, लैप्स, वो क्या हो गई है, लैप्स हो गई है, वो खत्म हो गई है। तो क्या ये पॉइंट समझ आया, पक्की बात है, ओके। आप रक्षे वालों या बहन जी हो, पर ये मुझे क्लियर कर देना। अच्छा, अच्छा ये नहीं कहा कि मैं भाई जी बनने को तैयार हूँ, रक्षे वाला बन गया है, गुर्बत ही बहुत है पाकिस्तान में। हाँ जी, हाँ देखो, पहले 200 इन्होंने कहा, ये ऑफरर है, वो ऑफरी। लेट सपोज यू आर रक्षे वाला एंड आई एम बहन जी, 200, मैं तुम्हें 200 रुपया दूंगी, मैं कौन हूँ, ओहो मैं कौन हूँ, ऑफरर, आप कौन हो, आपने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, तू रक्षे वाला है, तू महंगा है, 300 कहा, तो जब आपने 300 कहा तो अब आप कौन बन गए, मैं कौन बन गया, अब मैंने कहा नहीं 250 से 1 रुपया भी ज्यादा, अब मैं कौन हूँ, आप कौन है, तो मसला क्या है, नहीं मैंने यही कहा था पहले ही, आप सोए हुए हो आज, जाग जाए। तो यहां तक क्लियर है, पक्की बात है। मैं आपको एक ऑफर देता हूं, वो गेम शो याद है फात मुस्तफा का, उस मैंने आपको एक ऑफर दी है कि आपको मैं ये लैपटॉप दूंगा, आपने 5 मिनट में हाँ या ना करनी है, तो ये ऑफर कब खत्म होगी, 5 मिनट के बाद, लैप्स ऑफ टाइम। तो अगर एक ऑफर में टाइम्स को मैंने स्पेसिफाई कर दिया है और अगर वो टाइम गुजर जाए तो वो ऑफर भी लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक कॉलेज ने अपना ब्रोशर बनाया, उस पर लिखा था कि हम हर आने वाले बच्चे को 25% डिस्काउंट देंगे। एक बच्चा एग्जाम से 2 दिन पहले आता है और कहता है कि मुझे ये 25% का डिस्काउंट चाहिए। सोच के बताइए, वो जो 25% का डिस्काउंट कॉलेज ने देना था वो कब तक देना होगा, क्लासेस से पहले तक, एडमिशन्स तक, या प्री बैच से 1-2 हफ्ते तक। एक बच्चा आके कहता है कि जनाब मुझे अगले सेशन तक वो चीज़ चाहिए, तो कॉलेज का आंसर क्या होगा, हम आपको नहीं दे सकते। बच्चे ने आगे से कहा कि आपके ब्रोशर पे तो कोई लिखा ही नहीं था कि ये ऑफर कब तक वैलिड है, तो फिर फ्रंट डेस्क का जवाब क्या होगा, क्या होगा, फ्रंट डेस्क का जवाब क्या होगा, क्या होगा, लेट्स अज्यूम दैट यू आर सिटिंग ऑन द फ्रंट डेस्क, एक बच्चा आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मुझे ये डिस्काउंट चाहिए अगले सेशन तक, और वो कब आ रहा है, करंट सेशन के 2 दिन पहले, तो क्या आप उसको एनरोल कर लेंगे, नहीं, आप एक जुमला बोलेंगे क्या, कि इवन दो हमने उस ब्रोशर के ऊपर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था, मगर हर बिजनेस की एक अपनी रीजनेबल टाइम की
पॉलिसी होती है, एक रीजनेबल टाइम की पॉलिसी होती है। जिस तरह अभी आप पढ़ेंगे घर जाके शायद 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा, वो आजकल क्या है, रीजनेबल है। मगर जब एग्जाम्स करीब होंगे तो क्या तब भी 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा पढ़ेंगे? नहीं, उस वक्त आप पढ़े होंगे 4 घंटे, 5 घंटे, 10 मिनट, वो डिपेंड करता है कि पढ़ना क्या है। तो उस वक्त टाइम की रीजनेबलनेस चेंज हो गई, मौजूदा टाइम की रीजनेबलनेस चेंज है। तो ये जजमेंट है, ये वेरी करेगा बिजनेस टू बिजनेस, तो इसके ऊपर आप कोई बहस नहीं ले सकते। तो रूल क्या है, अगर तो टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है उस ऑफर के अंदर और वो टाइम गुजर गया तो ऑफर क्या हो गई, लैप्स, खत्म, निश्ता खत्म, टाटा बाय बाय। और अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं है तो फिर हम क्या देखेंगे, रीजनेबल टाइम। और अगर तो हमें सवाल बता रहा है कुछ उस टाइम के बारे में तो ओके, और अगर सवाल भी क्या है, खामोश है, फिर हम एक सियासी जुमला डालेंगे क्या, कि अगर तो वो रीजनेबल टाइम गुजर गया तो वो ऑफर भी क्या हो गई, खत्म। और अगर हमें लगता है कि वो रीजनेबल टाइम अभी मौजूद है तो वो ऑफर हमारी खत्म नहीं हुई। क्योंकि ये क्या है, जजमेंट है। ये वर्ड अपने अंदर बहुत अनरीजनेबल है, क्योंकि आप इसको किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यहां तक ओके, पक्की बात है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये लाल वाली बात जरा बताना चाहूंगा, जरा गौर कीजिएगा। आप में से मरना कौन पसंद करेगा? शाबाश, नाम बता दीजिएगा, नाम बताएं, नाम बताएं। चले इनिशियल बता दें। हाँ, और जल्दी। आमना ने वफात आमना। और यहां से गाड़ी परचेज कौन करने वाला धोखे से? एक धोखेबाज चाहिए मुझे। फिरोज भाई धोखेबाज हैं आप? डन। आमना और फिरोज। आमना ने 15 तारीख को कहा फिरोज से कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है 3 मिलियन की। कितने की बेचनी है? 3 मिलियन की गाड़ी बेचनी है। फिरोज ने अपना अकाउंट चेक किया, पैसे थे, उसने कहा डन, उसने कहा डन। तो ये क्या हो गया, ऑफर हुई, डन, सिंपल केस। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। 15 को, सुने, 15 को ऑफर गई है, 15 को क्या गई है, ऑफर गई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। 15 को ऑफर गई और 18 को डेथ हो गई। 18 को क्या हो गई, डेथ हो गई। माजरत के साथ मैंने आपको वाकई में मार दिया। ये भाई सुने, ये भाई यहां से निकलते हैं 2 एरोज। अगर तो इस फिरोज भाई को पहले से पता था कि इनकी डेथ 18 को हो गई है और ये 20 तारीख को एक्सेप्टेंस दे दें, ये जानते हुए कि जिसने ऑफर की थी अब उसकी जिंदगी मौजूद नहीं है, उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। इनको पता था, केस है ही नोज। तो लॉ कहता है कि जैसे ही ऑफरर की डेथ हुई थी और तुम्हें पता चल गया था एक्सेप्टेंस से पहले, वो कब हो रही है, 20 को, ऑफर कब हुई थी, 15 को, डेथ कब हो रही है, 18 को। 20 से पहले पहले अगर तुम्हें पता चल गया था कि ऑफरर की जिंदगी अब मौजूद नहीं है और तुमने कबूल कर ली, तो हम इस एक्सेप्टेंस को
नहीं मानते। हमारे नज़दीक ये ऑफर उसी वक्त लैप्स कर गई जब उसकी डेथ हुई और तुम्हें पता चल गया। ये दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, डेथ भी हो गई और इस भाई को पता भी चल गया। और अगर इसको नहीं पता चला, ये वही अमेज़न के जंगलों में इग्नोरेंस था और 20 को इसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, इग्नोरिंग द फैक्ट कि इसको पता ही नहीं था। लॉ कहता है कि अब हमें कोई मसला नहीं है ना। मजे की बात, उस केस में लॉ को कोई मसला नहीं है। एंना बड़ा मैं टिक लाता। अब एक सवाल आपको ज़हन में आएगा, ये तो है फ्राडिया है ना, कहता हाँ। सवाल ज़हन में आता है कि कौन साबित करेगा कि उसको वाकई में पता था या पता नहीं था। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अदालत में क्या होगा, क्या ये हमने जानना है? तो वो उसको पता था नहीं पता था, वो अदालत ने डिसाइड करना है, वो कोर्ट का मामला है। मगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। अगला सवाल कि उसको पूरा कौन करेगा? वो तो डेथ हो गई है, तो पीछे कोई छोड़ा है? कोई तो होगा जो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। कौन? इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो अब इसको पूरा करके देंगे उसको, क्योंकि उसने ये क्लेम किया है और वो जीत गया केस कि मुझे पता नहीं था। अब इसलिए इनकी फैमिली वो गाड़ी 3 मिलियन में इस भाई को बेचेगी। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? यहां तक क्लियर है? हाँ, मगर डेथ का अगर झूठ बोल रहा होगा फिर, अगर वो, अच्छा चल एक और सवाल आ गया कि अगर डेथ हुई है उसी कार पे भी, आपको मारने के प्लान बना रहा है वो, डेथ हुई है और उसी गाड़ी पे हुई है, तो क्या अब वो गाड़ी मौजूद है जिसके लिए ऑफर थी? एक्सीडेंट के बाद क्या वो गाड़ी उसी कंडीशन में है? तो वो ऑफर ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया था अब वो चीज मौजूद ही नहीं है, तो वो वाली ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। लैब्स की ये सारी बातें क्लियर है? पक्का? आखिरी बात करें आज की, पक्की बात है? इनविटेशन टू एन ऑफर। आप में से फल लगाने में कौन इंटरेस्टेड है? कौन आम का कारोबार करेगा स्टॉल के ऊपर? सीजनल ना, पहले अंडे थे अब आम कर देते हैं। हाँ जी, आपने करना कारोबार आम का, फ्रूट मार्केट में फल बेचने, बिकवा दूं, डन। पैसे आने चाहिए, सही। बड़ा मजा का कॉन्सेप्ट है, इनविटेशन टू एन ऑफर। इनविटेशन टू एन ऑफर, कोई ऐसा ही होता है स्टॉल, ऐसा ही होता है ना? बोर्ड छोटा है ना, मैं क्या करूं? क्या बेचना है? आम, केला, सेब, अंगूर। अंगूर बेचते हैं, जो मौसम ही नहीं है उसका। अंगूर कैसे बनाते हैं? ठहरा, बचपन में बनाया करते थे अंगूर खट्टे हैं। ले जनाब, रेडी आपकी और बना मैं रहा हूं, यानी कि आपका इन्वेस्टर मैं हूं। नाम क्या रखूं इसका? नाम बताएं। खट्टे मीठे अंगूर, लुमड़ी अंगूर वाली, बताएं बताएं। ग्रेप्स आर सॉर, एक सेकंड, हम नाम रखते हैं सॉर ग्रेप्स वाली। क्या? नहीं नहीं, ये लोग खरीद लेंगे, जिनके पास पैसा ना हो
वो खरीद लेते हैं। तो मिस ने फ्रूट मार्केट में एक रेडी लगा ली, अंगूरों की रेडी। एक कस्टमर आया इनके पास, आगे कहता है बहन जी क्या बेच रही हो? उसने कहा नजर नहीं आ रहा, अंधे हो तुम, अंगूर लगे हुए हैं। उसने कहा हाँ हाँ वाकई में अंगूर लगे हुए हैं। तो क्या रेट पे दोगी? इन्होंने कहा क्या रेट देना? 100 रुपया पर गुच्छा, 100 रुपया पर गुच्छा। तो उन भाई साहब ने कहा मीठे हैं या खट्टे हैं? मैंने क्या पता, चेक कर लो। उसने कहा चेक किया, मीठे थे। और फिर उसने कहा कि भाई 100 नहीं, मैं उसको 80 रुपये के हिसाब से खरीदना चाहता हूँ, मुझे बेच दो, 80 रुपये के हिसाब से मुझे बेच दो। इन्होंने कहा डन, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस एग्जाम्पल में जरा मुझे बताइएगा किस टाइम पे ऑफर हुई है? किस टाइम पे ऑफर हुई थी? ऑफर मैंने किस टाइम पे की है अंगूर खरीदने की? जब 80 की बात हुई थी। उससे पहले क्या हुआ? नेगोशिएशन हुई, इंफॉर्मेशन हुई, कितने के दिए हैं, कहाँ से लाई हो, मीठे हैं या खट्टे हैं, किस मुल्क के हैं, कौन से बाग के हैं। उससे पहले क्या था? इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग हो रही थी। नहीं काउंटर नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन चल रही थी। जो इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज है वो है इनविटेशन टू एन ऑफर। और ऑफर कब आई? जब उस बंदे ने कहा 80 रुपये में दे दूंगा, मुझे 80 रुपये के हिसाब से दे दो। वो ऑफर थी उस बंदे की तरफ से। और इन्होंने इंफॉर्मेशन जब एक्सचेंज कर रही थी तो इन्होंने क्या क्या बताया कि मैं कहाँ से लाई हूँ, मीठे हैं या खट्टे हैं, और किस रेट के ऊपर मैं आपको ये अवेलेबल कर दूंगी। तो पहली ऑफर कब आई? जब उस खरीदार ने कहा कि मैं 80 रुपये दे के इसको बाय करना चाहता हूँ। और उससे पहले जो हो रहा था दैट वाज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। वो दोनों पार्टीज आपस में इंटेंशंस बना रही थी बाइंग एंड सेलिंग के, कि खरीदना है या नहीं खरीदना। वो कस्टमर जा भी सकता था मगर वो वहाँ पे रुका रहा कि शायद ये मुझे सस्ता करके बेच देंगे। अब पढ़ते हैं मगर उल्टा। Intentions are not considered offers. Purpose of such invitation is to circulate information of his readiness to do transactions. Or intention is to invite other with a view to enter into an agreement. ये एग्जाम्पल यहाँ तक क्लियर है? इसी को मैं थोड़ा सा एनहांस करता हूँ। आ रहा हूँ। ये रेडी थी, इस पे अंगूर लगे हुए हैं। ये कस्टमर आता है और आके कहता है कि ये अंगूर मुझे आपसे खरीदने हैं। अगर तो इन्होंने कोई प्राइस टैग नहीं लगाया हुआ, सुने मेरी बात, जो आप बात कर रहे हो काउंटर वाली, अगर इन्होंने कोई प्राइस टैग नहीं लगाया हुआ तो वह कस्टमर जाके प्राइस पूछेगा। इट मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन ले रहा है कि ये कितने के हैं। जब तक ये उसको प्राइस नहीं बताएंगी वो ऑफर ना तो सर्टन बन सकती है ना डेफिनेट बन सकती है। इन्होंने कहा व्हाट, 100 रुपया, केस 1। उसने कहा 100 रुपया, डन। 100 रुपया जेब से निकाल के दे दिया, तो कोई काउंटर हुआ ही नहीं, जो मांगा वो दे दिया। मगर ऑफर किसने की, इन्होंने या मैंने की। उन्होंने जो 100 रुपया बताया था दैट वाज इंफॉर्मेशन। अच्छा, अगर इसी रेडी के ऊपर एक तख्ती लगी हो जिस पे लिखा हो 100 रुपया पर गुच्छा, तो अब क्या मुझे जाके पूछने की जरूरत है कि ये कितने के हैं? नहीं।
इसका मतलब है कि ये अब बैठे बिठाए हमें वो रेट बता रही हैं। अब पॉइंट कहां पे आता है, पॉइंट कहां पे आता है? पॉइंट ये है, क्या ये अमाउंट नेगोशिएबल है या नेगोशिएबल नहीं है? अगर तो फिक्स प्राइस है, इट मींस के बार्गेनिंग नहीं हो सकती, कोई काउंटर नहीं हो सकता। बेच क्या रही हैं? अंगूर कितने के बेच रही हैं? ये तख्ती ये शो कर रही है कि ये ऑफर कर रही हैं कि आओ और आके 100 रुपए के हिसाब से मेरे से अंगूर बाय कर लो। तो अगर तख्ती लगी है और वो नेगोशिएबल नहीं है, कोई बारगेन उसके ऊपर नहीं हो सकती, अब ये ऑफर है, अब ये इनविटेशन टू एन ऑफर नहीं है। और अगर लिखा हो कि 100 रुपया बारगेनेबल या डिस्काउंट्स अवेलेबल, तो उस केस में ये क्या बन जाएगी? इनविटेशन टू ऑफर। ये बात समझ आई? तो जब कस्टमर जाता है, जब कस्टमर गया उस शॉप में गया, लेट्स से आप लोग स्टाइलो जाती स्टाइलो के ऊपर रैक्स के अंदर या बाटा के अंदर रैक्स के अंदर शूज लगे होते हैं और उन शूज के ऊपर एक प्राइस टैग भी लगा होता है। अगर तो स्टाइलो ने ये कहा या बाटा ने ये कहा है कि फिक्स प्राइस है, कौन सी प्राइस है? इसका मतलब है कि वो जूते आपको ऑफर कर रहे हैं और अगर आपको वो जूते पसंद आते हैं, आप साइज वगैरह चेक करते हैं और काउंटर पे जाके पेमेंट कर रहे हैं, आपने उनकी ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। और अगर ये लिखा है और आप लोग स्टाइलो नहीं गए या बाटा नहीं गए, आप लोग खान की रेडी पे खड़े हुए हैं, तो वहां पे प्राइसेस फिक्स नहीं होती हैं, वहां पे क्या होती है? बार्गेनिंग होती है। उस बार्गेनिंग के अंदर जब तक आपकी अमाउंट तय नहीं हो जाती, उससे पहले सब कुछ क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर। वो उसका जूते सजाना, आपका उस तक पहुंचना, उससे कहना कि भाई क्या लगाया हुआ है, मुझे चेक करवाओ, उससे तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करना, वो क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर। वो ऑफर कब बनेगी? जब आपस में आप लोग किसी प्राइस तक पहुंच जाएंगे, या वो पहले पहुंच जाए या आप पहले पहुंच जाए। तो जो पहले पहुंच गया वो दूसरे बंदे को क्या देगा? ऑफर दे देगा। डन? कितना पड़ा होगा? एक पेज। मगर हर उस पेज के अंदर एग्जाम्पल्स कितनी कवर की हैं? काफी सारी कवर कर ली हैं। तो ये खूबसूरती है, ये हर पॉइंट के अंदर कोई ना कोई देसी मिसाल निकल आती है। आज जूते थे तो शायद कल शर्ट्स होंगी, अंडे भी ले आएंगे किसी दिन, तुम्हारे फेवरेट शर्ट्स भी कवर। हाँ, इसमें तो कुछ भी आप कवर कर लें। चलें, सीए के कॉलेज का ब्रोशर, हम आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इस दिन से क्लासेस स्टार्ट हैं, ये फैकल्टी है, आए राब्ता करें। वो ब्रोशर आपको ऑफर नहीं दे रहा, वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आओ मिल बैठ के बात करते हैं। तो जब बच्चा कॉलेज पहुंचेगा तो क्या शुरू होगी? बार्गेनिंग। इनविटेशन नहीं है, मगर जब तक प्राइस तय नहीं होती वो कभी भी एक कंप्लीट ऑफर नहीं होगी। क्यों? इट हैज टू बी सर्टेन एंड डेफिनेट। हाँ, इसके बाद काउंटर हो सकता है, इसके बाद हो सकता है। तो क्या ये यहां तक सारी बातें क्लियर है? अब याद क्या करना है? ये डेफिनेशन, ये एसेंशियल्स और ये लैब्स। मजे की बात ये है कि 4 दफा आई कैब यहां से सवाल पूछ चुका रट्टा कि एक ऑफर कब कब लैब्स हो सकती है, और आपने सिर्फ अब ये 5-6 बातें लिखनी है। वो ये भी पूछ चुका है कि बताएं ऑफर अगर हमने उसको वैलिड करना है तो उस वैलिड करने के लिए हमें कौन से एसेंशियल्स पूरे करने चाहिए। यानी डेफिनेशन भी एक दफा आ चुकी है। तो अब आपके पास याद करने को एक सफ़ा नहीं है, आज 2 सफ़े हैं, कल वाला भी और आज वाला भी। और जो इसके क्वेश्चंस हैं
वो हम लोग कल क्लास से पहले कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। डन? अल्लाह दे वाले रह गया था जहां हमने डेथ की बात की है ना, एक वर्ड लिखा हुआ है इनसेन, इंसैनिटी। इनसेन कहते हैं पागलपन को, इनसेन कहते हैं पागलपन को। तो या डेथ हो जाए या ऑफरर इनसेन हो जाए, उसको उसका जो उसका माइंड है वो अनसाउंड हो जाए, पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हो जाए। तो दोनों केसेस के अंदर वो वाला रूल कहाँ गया, मिट चुका है, वो रूल अप्लाई होगा। पता था या पता नहीं था, पता था और कबूल कर रहा है तो खराब बात है, और अगर पता नहीं था फिर कबूल कर रहा तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अल्लाह